मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान में सूखा एवं अकाल, ड्रॉट एंड फैमिन इन राजस्थान। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सूखा किसे कहते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यदि कोई क्षेत्र सामान्य वर्षा से 75% या उससे कम वर्षा प्राप्त करता है तो वो सूखाग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। दूसरा, अब अकाल किसे कहते हैं। अकाल बेसिकली कृषि से संबंधित है, जल से संबंधित है और पशुओं के चारे से संबंधित है। अगर सूखा पड़ने के कारण, किसी क्षेत्र में सूखा पड़ने के कारण या वर्षा सामान्य से कम होने के कारण वहाँ की फसल नष्ट हो जाती है या फसल का उत्पादन कम होता है या फसल की जो कृषि उपज है वो कम होती है, तो उसे हम कहते हैं अन्न अकाल। यदि लगातार कई वर्षों तक सूखे की स्थिति रहती है, अर्थात जो वर्षा है वो सामान्य से कम रहे, तो जो सतही जल है वो वहाँ पर सूख जाता है और सतही जल का अभाव हो जाता है। दूसरा, जो भूमिगत जल है उसका स्तर भी नीचा होता चला जाता है, जिसके कारण जल की कमी होने लगती है, उसे हम कहते हैं जलकाल। तीसरा है कि जब जल की कमी के कारण पशुओं के लिए चारा और घास इसका अभाव हो जाता है तो उसको हम कहते हैं तृणकाल। और जब अकाल में अन्न, चारा और पानी तीनों का ही भयंकर अभाव हो जाता है तो उसको हम कहते हैं त्रिकाल। राजस्थान और अकाल एक दूसरे के पर्यायवाची से लगते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान भारत का सबसे शुष्क प्रदेश है। दूसरा, यहाँ पर सामान्य जो वर्षा है वो बहुत कम वर्षों में होती है, अर्थात यहाँ सामान्यतः वर्षा जो है वो सामान्य वर्षा से कम होती है। तीसरा, राजस्थान का लगभग 60% भाग मरुस्थलीय है और जो मरुस्थलीय दशाओं का प्रभाव है वो अधिकांश जिलों में दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है तीजो कुरियो आठवों काल, अर्थात हर तीसरे वर्ष यहाँ पर कुरिया अर्थात अर्ध अकाल और हर 8वें साल यहाँ पर भयंकर अकाल पड़ता है। राजस्थान राज्य में वर्ष 1952-53 से 2014-15 तक की अवधि में 1959-60, 73-74, 75-76, 76-77, 1990-91, 1994-95 को अगर हम छोड़ दें तो शेष वर्षों में अकाल की स्थिति राजस्थान के किसी न किसी भाग में रही है। राजस्थान का इतिहास लिखने वाले विख्यात जो इतिहासकार हैं वो जेम्स टॉड, उन्होंने 11वीं सदी में पड़ने वाले एक भीषण अकाल के बारे में वर्णन करते हुए लिखा है कि इसमें लगातार 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसा। विक्रम संवत 1900 और 1901 में पड़े विनाशकारी अकाल को सहसा भदूसा अकाल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से विक्रम संवत 1956 को जो अकाल पड़ा था उसको छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1987-88 के अकाल को महाअकाल कहा जा सकता है। इसी तरीके से सन 2000 और 2001 में भी बड़ा ही विनाशकारी अकाल पड़ा था। अब हम देखते हैं कि क्या ये राजस्थान में अकाल और सूखा पड़ना ऐतिहासिक दृष्टि से भी हर काल में रहा है।
ऐसा देखने में आया है कि जो ऐतिहासिक प्रमाण हैं, कार्बन पद्धति से की गई तकनीकी जांच के फलस्वरूप जो प्रमाण उपलब्ध हुए हैं, उससे ये पता लगा है कि राजस्थान में जो सूखा और अकाल है उसकी स्थिति पहले नहीं थी। ये मात्र कुछ सदियों की ही देन है और इसके कुछ कारण हैं जो हैं। पहली बात तो ये है कि जो राजस्थान में नदियों का जो प्रवाह मार्ग है उसमें परिवर्तन आ गया। दूसरा, उच्छावच के ढाल स्वरूप में परिवर्तन आया है। तीसरा, अगर हम देखें तो मानव द्वारा वनों का विनाश किया गया है। और चौथा, यहाँ पर जो मरुस्थलीकरण है उसमें वृद्धि और विस्तार हुआ है। पांचवा, जो वर्षा की मात्रा है उसमें भी निरंतर कमी देखने को मिली है। इसके साथ साथ जो मानसून की अनियमितता और अनिश्चितता है वो भी एक बहुत बड़ा कारक है जो राजस्थान में सूखा और अकाल आता है। अब राजस्थान में मानसून की अनियमितता और अनिश्चितता के तो एक प्रमुख कारण है ही सूखा और अकाल का, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क है। यहाँ जो तापमान है वो उच्च रहता है, वर्षा की मात्रा कम है और वर्षा की प्रकृति अनियमित है। यहाँ पर वनों की कमी है और कभी कभी यहाँ पर जो ओलावृष्टि या किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण यह फसल नष्ट हो जाती है। फिर मरुस्थल जो प्रदेश है, मरुस्थलीकरण जो है वो बढ़ रहा है। फसलों को रोगग्रस्त हो जाना, पशुओं की संख्या में वृद्धि होना, जनसंख्या की में वृद्धि होना, ये भी कुछ कारण है जिसके कारण कि यहाँ पर सूखा और अकाल पड़ता है। इसके अलावा मानवीय कारक भी हैं। मानवीय कारकों में खास तौर पर जो प्रदूषण की समस्या है और इसके कारण जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हुआ है, तो इसके कारण भी राजस्थान में सूखा और अकाल होता है। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि इस राजस्थान में जो सूखा और अकाल है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान का लगभग 60% भाग पर थार मरुस्थल फैला हुआ है। अर्थात जो ये क्षेत्र है मरुस्थलीय क्षेत्र, अगर वहाँ पर कम वर्षा होती है तो वहाँ की जो कृषि फसल है, कृषि उपज है, वो नष्ट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत अधिक हो जाते हैं। अर्थात राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करता है। अर्थात अगर लगभग 2/3 जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर करती है उसका आर्थिक ढांचा चरमरा जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो वर्षा की कमी के कारण यहाँ चारे की कमी हो जाती है। चारे की कमी होने के साथ साथ जल की कमी भी होती है। तो जल और चारा दोनों की अभाव में या तो पशुओं का पलायन दूसरी क्षेत्र की ओर होने लगता है या पशुओं की जो डेथ रेट है, वो मृत्यु दर है, वो बढ़ जाती है, अर्थात पशु मरने लगते हैं। तीसरा जो प्रभाव मुख्य है वो ये है कि इस वर्षा के अभाव में या सूखा और अकाल के कारण यहाँ पर पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर उद्योगों के लिए वो उद्योग जो कि कृषि या वनों पर निर्भर करते हैं, कृषि उत्पादों पर या वनों पर निर्भर करते हैं, उनको कच्चे माल का संकट उत्पन्न हो जाता है। इसके साथ साथ जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें इसलिए गिरावट आने लगता है। अगर औद्योगिक गिरावट आती है तो वस्तुओं की मांग में कमी होने लगती है। इससे जो जनता है उसकी जो क्रय शक्ति है उसमें भी कमी होने लगती है। इससे बेरोजगारी,
बढ़ने लगती है। तो हम देखते हैं कि सूखा और अकाल के कारण रोजगार की समस्या और आर्थिक समस्याओं के साथ साथ जो पशुओं की पीने के पानी की, ये भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि सूखा और अकाल की स्थिति से कैसे निपटा जाए, या किस प्रकार से, या कौन क्या क्या किया जाए कि सूखे और अकाल की जो भयावहता है उसको कम किया जा सके। इसके लिए सबसे पहले जो है वो है कि वे क्षेत्र जहाँ सूखा सामान्यतः पड़ता है राजस्थान के, वहाँ पर फसल नष्ट ना हो, इसके लिए समुचित सिंचाई के प्रबंध किए जाने चाहिए। जैसा कि इंदिरा गांधी नहर बनाने के बाद ये देखा गया है कि प्रदेश को फिर से हरा भरा बनाया गया है। ऐसे क्षेत्र, मरु क्षेत्र जहाँ जो कि भूमिगत जल पर निर्भर करते थे, वो उन क्षेत्रों में इंदिरा गांधी नहर का जल पहुँचा है, जिससे वहाँ पर जो पेयजल और सिंचाई के लिए उपलब्ध जल की पूर्ति हो रही है। इससे जो सूखा और अकाल है उसकी भयावहता बहुत कम हुई है। दूसरा, सूखे और अकाल के समय हैंडपंप और ट्यूबवेल खुदवाना, अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा लोगों तक अनाज और अन्य वस्तुएं पहुंचवाना सस्ते दरों पर। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना, और इसके साथ साथ जो राहत कार्य हैं उनको बढ़ाना और मजदूरी, अनाज और नकदी के रूप में देना। तो ये कुछ हैं। अगर हम दीर्घकाल में देखें तो जैसे मैंने कहा, पेयजल आपूर्ति या सिंचाई की व्यवस्था के लिए इसके साथ साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किए जाने चाहिए, ताकि जो सूखा है उसकी भयावहता को रोका जा सके। फिर जो मरुस्थलीकरण है उसको भी रोका जाना चाहिए। इसलिए जो बालू के टीले हैं उनका स्थिरीकरण किया जाना चाहिए, ताकि मरुस्थलीकरण रोका जा सके और सूखे से निपटा जा सके। धन्यवाद।